कैसेट नंबर 2, साइड बी, प्रारंभ, पृष्ठ 59, अध्याय 7, शेष भाग। बुनियादी तौर पर वे कुछ लक्ष्य हैं जिन्हें कोई खास नजर से महत्व देता है तथा पाना चाहता है। दूसरे शब्दों में, इसका संबंध किसी वस्तु को महत्व देने और पाने की कोशिश से जुड़ा है। थोड़ा सा विचार करने पर भी यह साफ झलकता है कि हर समाज की शिक्षा पद्धति के लक्ष्यों या उद्देश्यों का प्रश्न बुनियादी तौर पर उस समाज के लक्ष्यों या मूल्यों से प्रश्न है। हर समाज अपनी भावी पीढ़ी को इन्हीं लक्ष्यों या मूल्यों को पाने के लिए शिक्षा की व्यवस्था करती है। ये मूल्य किसी भी समाज की संस्कृति के स्वरूप के परिचायक हैं, क्योंकि उस समाज के चिंतन का रूप मुख्य रूप से उस समाज के मूल्यों के संदर्भ में ही होता है। इसी कारण से संस्कृति के सभी अन्य अंग इन्हीं मूल्यों के लिए या फिर इन्हीं मूल्यों पर आधारित होते हैं। शिक्षा संस्कृति का ही अंग होने के कारण जहां एक और इन मूल्यों के प्रचार प्रसार का काम करती है, वहीं दूसरी ओर इन्हीं मूल्यों के संदर्भ में ही विकसित होती है या अपना रूप धारण करती है। यहाँ एक मूल समस्या खड़ी होती है कि क्या शिक्षा का इन मूल्यों से बिल्कुल अलग होकर कोई ढांचा बनता है या नहीं। आधुनिक शिक्षा विचारक जिद्दू कृष्णमूर्ति के शिक्षा संबंधी विचारक को तो लक्ष्य यही लगता है कि किस प्रकार शिक्षा को इन मूल्यों से अलग करके स्वतंत्र चिंतन का रूप दिया जाए। उनके साहित्य में एक प्रश्न बार बार उभरकर सामने आता है कि आखिर मुक्त होकर सुना कैसे जाए, मुक्त होकर बोला कैसे जाए, मुक्त होकर सोचा कैसे जाए। यानी लक्ष्यों उद्देश्यों से स्वतंत्र होना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा और स्वतंत्रता का पक्ष लेने वाले अन्य शिक्षा विचारक जॉन ड्यूई भी पूर्व निर्धारित शिक्षा के उद्देश्यों से मुक्ति चाहते हैं। इस प्रकार अनेक शिक्षा विचारक शिक्षा के द्वारा मुक्ति की अपेक्षा अब इन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों आदि से स्वयं शिक्षा की मुक्ति चाहते हैं। शिक्षा को एक आदर्श बनाने की जगह इसे व्यवहार का विषय बनाना चाहते हैं। परंतु दूसरी ओर यह एक साफ धारणा है कि शिक्षा की तो प्रतिक्रिया ही किसी न किसी उद्देश्यों को लेकर चलती है। जाने अनजाने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उद्देश्यों का तो प्रश्न शिक्षा की प्रक्रिया के साथ जुड़ा ही रहता है। आधुनिक शिक्षा दार्शनिक जॉन एस ब्राउबेकर बड़े ही साफ शब्दों में कहते हैं कि शिक्षा संबंधी सभी निर्णयों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में या लक्ष्यों या मूल्यों का प्रश्न सामने आता ही है। यह सच है कि जब हम अनेक विकल्पों में से किसी एक खास शिक्षा पद्धति का चुनाव करते हैं या अपनाते हैं तो उसके पीछे कोई खास कारण छिपा होता है जिसे हम महत्व दे रहे होते हैं या जिसे पाना चाहते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया के सभी अंग, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विधियां, गतिविधियां आदि इन्हीं से प्रभावित होते रहते हैं। वास्तव में किसी भी समूह की समूची शिक्षा व्यवस्था का प्रश्न, चाहे वे कैसा भी हो, खुले तौर पर किन्हीं मूल्यों के प्रति निष्ठा का प्रश्न होता है, जिन्हें फिर समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक आदि परिस्थितियों के नजरिए से मानवीयता के साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबके लिए शिक्षा, मानवाधिकार आदि के प्रश्नों का उठना असल में मानवीयता का ही प्रश्न है। मानव के प्रति बदलती सोच असल में मानव मूल्यों की स्थापना का ही प्रश्न है, जिसे शिक्षा के जरिए से पाने की कोशिश की जाती है। लेकिन शिक्षा का यह स्वरूप संकुचित न होकर अपने विस्तृत दायरे तक फैला हुआ है। किसी भी लोकतंत्रात्मक प्रणाली वाले समाज की शिक्षा पद्धतियों में प्रश्न विधि, जिज्ञासा का निर्माण, अनुभव करना या करके सीखना आदि जैसे तत्वों को शामिल करने का यही अर्थ है। ये लोकतंत्रात्मक प्रणाली के जरूरी अंग हैं और बच्चों को इन्हीं के लिए तैयार करना होता है ताकि वे समूची सामाजिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हो सकें। शिक्षा के संदर्भ में मूल्यों के प्रश्न के दो और प्रमुख आयाम हैं। एक, मूल्यों का स्वरूप व प्रकार का प्रश्न। दो, मूल्यों को बच्चों तक पहुंचाने का प्रश्न। ये दोनों प्रश्न बहुत ही विचारणीय प्रश्न हैं कि क्या मूल्यों को कुछ निश्चित रूपों में निर्धारित किया जा सकता है या निर्धारित करना चाहिए, और फिर क्या इन अन्य विषयों की भांति पढ़ाया जा सकता है या पढ़ाया जाना चाहिए। ये साफ है कि मूल्यों का संबंध स्थितियों, परिस्थितियों से होने के कारण या देश काल से जुड़ा होने के कारण इन्हें किसी निश्चित दायरे में बांधना मुश्किल है। फिर भी हमारे देश की लगभग सभी विभिन्न शिक्षा नीतियों, समितियों या शिक्षा आयोगों ने कुछ सामान्य मानवीय कसौटियों पर इनके स्वरूप को तय किया है। हमारी राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा संस्था राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने अपने शोधों के आधार पर सन 1979 में एक सूची तैयार की जिसमें मूल्यों को गिनाया है। भारतीय शिक्षा के स्वरूप में इन मूल्यों को नैतिक शिक्षा के रूप में देखा गया है। हालांकि ये बात बड़ी साफ है कि मूल्यों के इस प्रकार गिनना या गिनवाना एक अजीब सा कार्य लगता है, क्योंकि मूल्य जैसी अवधारणाओं को किसी एक निश्चित संख्या में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन फिर भी सुविधा के लिए सामाजिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में इनका उल्लेख एक ठोस परिणाम के लिए किया जा सकता है। इनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। दूसरों के सांस्कृतिक मूल्यों, परंपराओं आदि का सम्मान, दूसरों का ध्यान रखना, छुआछूत का विरोध, आपसी सहयोग, सफाई, अच्छाई, निडरता, नम्रता, जानने की इच्छा, जनतंत्रात्मक निर्णय लेना, समर्पण का भाव, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, कर्तव्य की भावना, अनुशासन, समानता, मित्रता, आस्था, स्वतंत्रता, भावी नजर, अच्छी आदतें, नागरिकता, ईमानदारी, मानवता, स्वास्थ्यपूर्ण रहना, एकता, न्याय, दयालुता, कर्तव्य के प्रति निष्ठा, नेतृत्व की भावना, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय चेतना, अहिंसा, शांति, समय का सदुपयोग, निमित्ता, राष्ट्रभक्ति, पवित्रता, सादा जीवन, सामाजिक न्याय, स्वानुशासन, स्वाभिमान, आत्मविश्वास, स्वाध्याय, आत्मनिर्भरता, आत्मनियंत्रण,
समाज सेवा, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना, अच्छे और बुरे में अंतर कर पाना, समाजवादी दृष्टिकोण, सहानुभूति, सभी धर्मों का आदर व धर्मनिरपेक्षता, सामूहिक कार्य, सामूहिक भावना, सच्चाई, राष्ट्रीय व नगरीय संपत्ति का महत्व व सुरक्षा, सहन शक्ति आदि। मूल्यों के शिक्षण का प्रश्न। शिक्षण के संदर्भ में यह विवाद का प्रश्न है कि मूल्यों का औपचारिक रूप में पढ़ाया जा सकता है या नहीं, और फिर यदि पढ़ा भी दिया जाए तो क्या यह जरूरी है कि बच्चे इसे अपने जीवन में महत्व देंगे या अपनाएंगे। बात इससे कुछ और भी गहरी है कि आखिर ये मूल्य किस अवस्था में पढ़ाए जाएंगे। यदि प्रारंभिक कक्षाओं में तो प्रश्न है कि क्या बच्चे इन्हें समझ पाने की स्थिति में हैं, और यदि उच्च कक्षाओं में तो क्या बाल्यकाल में बनी आदतों आदि में आसानी से बदलाव लाया जा सकेगा। इनके पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या होगा, एक विषय के रूप में इनके प्रभाव का स्वरूप क्या होगा, इनकी शिक्षण विधियां क्या होंगी, इनका मूल्यांकन कैसे होगा, क्या इनके मूल्यांकन के लिए परीक्षा पत्रों की आवश्यकता होगी, क्या विद्यालय की सीमित समय में सभी बच्चों के समूचे व्यवहार का अवलोकन एक अध्यापिका द्वारा किया जा सकता है। विद्यालयी अवस्था में बच्चे हर तरह से विकासशील व सजग होते हैं, अपने चारों ओर के वातावरण से परिचित ही नहीं गहरे जुड़े होते हैं। चारों ओर की गतिविधियों के व्यवहारिक और मूल्यों के द्वारा आदर्श परिस्थितियों में जो गहरा फर्क दिखाई देता है उसे भलीभांति देखते व समझते हैं। उस फर्क के बारे में उठने वाले प्रश्नों के उत्तर देने के लिए या पूरी तरह से बहस खड़ी करने के लिए क्या अध्यापक पूरा समय निकाल पाएंगे। इन्हें पढ़ाने सिखाने वालों का स्वरूप क्या होगा। इस तरह के अनेकों सवालों के जवाब ढूंढने में हमेशा दिक्कतें महसूस की गई हैं, और ज्यादातर महसूस किया जाता रहा है कि मूल्यों को औपचारिक तरीकों से नहीं पढ़ाया जा सकता है। इसलिए इन्हें व्यवहार की आदतें बनाने के लिए ऐसे तरीके अमल में लाने होंगे जिससे बच्चे अपनी तर्क शक्ति के उपयोग से अपनी शंकाओं को दूर कर सकें, अपने से बड़ों के मूल्यपरक व्यवहार को ज्यादा से ज्यादा देखते हुए अपने अनुकरण करने वाले स्वभाव के अनुसार उन व्यवहारों को अपने जीवन का अंग बना सकें, विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से करके सीख सकें, विभिन्न विषयों के माध्यम से उन विषयों के साथ जुड़े मूल्यों जैसे विज्ञान के माध्यम से स्वतंत्र खोज, जिज्ञासा, तर्कशक्ति आदि का विकास किया जाए आदि। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की नीति संबंधी रिपोर्ट 1992 का इस ओर संकेत करते हुए मानना है कि मूल्यों की शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति में व्यापक जानकारी होनी चाहिए। इस प्रक्रिया के पीछे बुनियादी कारण यह है कि मूल्यों को आचरण का व्यवहार का रूप दिया जा सके। पाठ्यचर्या की दृष्टि से मूल्यों को एक अलग विषय के रूप में रखकर पढ़ने पढ़ाने पर भी भिन्न भिन्न विचार मिलते हैं, पर यह स्पष्ट ही है कि मूल्यों का एक अभिवृत्ति के रूप में बिखराव समूची पाठ्यचर्या में होना चाहिए। यानी हमारे देश के संविधान के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों, लक्ष्यों जैसे समानता, न्याय आदि की नजर से पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में इस बात का ध्यान रखना होगा कि बच्चों के मस्तिष्क में इनके नकारात्मक पक्षों की उत्पत्ति ना हो सके। गणित आदि की पुस्तकों में भी प्रश्नों की भाषा में ऐसे भाव ना उभरे कि किसी काम को पुरुष कम दिन में करते हैं तो स्त्रियां ज्यादा दिनों में। इस प्रकार की भाषा धीरे धीरे एक स्थायी छाप छोड़ जाती है। ऐसी प्रवृत्ति से बचना होगा। अनेकों बार यह देखा गया है कि सफाई आदि के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए लिखे गए पाठों में दिखाया जाता है कि नौकर आदि गंदे कपड़े पहनते हैं। इस तरह का चित्रण भी नकारात्मक ही है, सकारात्मक नहीं। अतः समूची पाठ्यचर्या का हर बिंदु ध्यान दिए जाने योग्य है। भाषा के पाठ इस नजर से और भी महत्वपूर्ण हैं। लगभग हर पाठ की चुनाव किसी खास मकसद से होता है, किसी खास उद्देश्य से, और ज्यादातर उद्देश्य बातचीत के दौरान अलग अलग तरह की सांचों में संवादों के रूप में छिपे होते हैं। इनकी ओर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। बच्चों से इस बारे में पूछना उनके ध्यान को बड़े सहज रूप से इस ओर मोड़ा जा सकता है। पुरुषोत्तम लाल तिवारी जी ने अपने एक लेख भाषा शिक्षण के माध्यम से मानवीय मूल्यों की शिक्षा, नया शिक्षक, जुलाई सितंबर 85 में इस पर विस्तार से चर्चा की है। भाषा के पाठों में मूल्य विभिन्न प्रसंगों में, सूक्तियों में, मुहावरों में, विशिष्ट कथनों में, पाठों के सार रूप में, दोहों में, पात्रों के संवादों आदि गुंथे होते हैं जिन पर अच्छी तरह से विचार विमर्श करना जरूरी होता है। पाठ योजनाओं में हमें इन्हें प्राय अप्रस्तुत विचार की नजर से लिखते हैं, परंतु इनकी और पूरा ध्यान नहीं दे पाते। बड़ी कक्षाओं में तो इन पर एक बहस के जरिए विचार विमर्श करना बच्चों की तार्किक शक्ति की एक जरूरत है, इसलिए इस तरफ ध्यान देना जरूरी है। नागरिक शास्त्र, इतिहास, विज्ञान आदि के पाठ भी इसी तरह की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। अगर सारे विषयों में एक तरह से तालमेल बैठाया जाए तो विषय अलग अलग आपस में कटे हुए नहीं लगेंगे, बल्कि एक दूसरे के पूरक लगेंगे। आखिर समूची शिक्षा प्रक्रिया किन्हीं खास लक्ष्यों को पाने की ही प्रक्रिया है। लक्ष्य रूपी फूलों को चुनना ही होगा, नहीं तो शिक्षा की बगिया सूखी ही रह जाएगी। पृष्ठ 64, अध्याय 8, पाठ्यचर्या की समस्या। सामान्य रूप से शिक्षा की प्रक्रिया को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से देखने की कोशिश तो की है, साथ ही ना जाने कितनी अपेक्षाएं इससे की हैं। समूचे संसार का सुधार या दिशा निर्देश मानो इसी की गिरफ्त में है, ऐसा मान सा लिया गया है। आमतौर पर इसके 3 अंग माने गए हैं: छात्र, अध्यापक और ज्ञान या पाठ्यचर्या।
बदलती हुई विभिन्न प्रकार की स्थितियों में हालांकि आदर्श रूप में यही माना जाता रहा है कि शिक्षा की प्रक्रिया को छात्र केंद्रित होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में हमेशा यही देखा या पाया गया है कि शिक्षा की प्रक्रिया में पाठ्यचर्या का स्वरूप ही हावी रहा है। और यह भी सच है कि इसी पाठ्यचर्या के माध्यम से ही शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश की जाती रही है। यानी शिक्षित व्यक्ति का स्वरूप कैसा हो या कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है या करेगा कि पाठ्यचर्या का स्वरूप कैसा है या होना चाहिए। शायद इसीलिए शिक्षा विचारकों ने इसे शिक्षा व्यवस्था का एक सपाट और चमकदार आईना कहा है। इसके भी कई आयाम हैं। शिक्षा प्रक्रिया के सामान्य संदर्भों में इसका संबंध जहां एक और समाज के दर्शन से है, तो वही समाज की यथार्थ परिस्थितियों तथा मनोविज्ञान से भी रहता है। साथ ही जहां यह पाठ्यचर्या समाज को दार्शनिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रभावित करती है, वहीं उसे निरंतर प्रभावित होते भी है। यह किसी भी समाज विशिष्ट की निर्धारित लक्ष्यों, उद्देश्यों को साधन रूप में कार्य करती है, तो साथ ही साथ इसके साध्य के रूप में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान रहता है। ये आधारभूत सिद्धांत भी वस्तुतः अपनी दार्शनिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पीठिका पर आधारित हैं। यही कारण है कि आदर्शवादी पाठ्यक्रम का संबंध अथवा लक्ष्य यदि मस्तिष्क के महत्व तथा विकास से है, तो प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम के कई पूर्व निर्धारित लक्ष्य नहीं होते, तथा व्यवहारवादी पाठ्यक्रम बालक के मस्तिष्क को एक कोरी स्लेट मानकर बच्चे के अनुभवों अथवा इंद्रियों के प्रत्यक्षीकरण को महत्व देते हैं। कहा जा सकता है कि किसी भी पाठ्यचर्या का एक सामान्य आधारभूत सिद्धांत असल में किसी विशेष विचारधारा या वाद विशेष की पूर्व अवधारणाएं होती हैं, जिसके आधार पर फिर लक्ष्यों, सामग्री, विधियों आदि का स्वरूप आधारित होता है। यद्यपि पाठ्यक्रम के सामान्य लक्ष्य के रूप में विकास को महत्व दिया गया है, पर विकास का स्वरूप भी फिर अपनी स्थितियों, परिस्थितियों, तात्कालिक आवश्यकताओं, उपलब्ध स्रोतों पर आश्रित है। जैसे भारतीय संदर्भों में विकास का स्वरूप एवं लक्ष्य संविधान के निर्देशों अथवा उनकी व्याख्याओं पर आधारित है। भारतीय संदर्भों में ही विभिन्न शिक्षा आयोगों, नीतियों आदि जैसे माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्वरूप अथवा इनकी संस्तुतियों को उभरता शिक्षा का स्वरूप या इनके लक्ष्य अथवा इनकी सामग्री का स्वरूप सामाजिक आवश्यकताओं यानी समाज की तात्कालिक आवश्यकताओं का ज्वलंत उदाहरण है। यानी सीधे तौर पर या फिर किसी दूसरे रूप में शिक्षा की पाठ्यचर्या को राज्य की नीतियों अथवा आवश्यकताओं से अलग नहीं किया जा सकता। ये सभी बिंदु इस तथ्य के परिचायक हैं कि पेचीदा शिक्षा प्रक्रिया की पाठ्यचर्या की प्रक्रिया भी अपने आप में जटिल है। इन सभी विसंगतियों के बावजूद भी शिक्षा शास्त्रियों ने पाठ्यचर्या को एक संगठित रूप में देखने की कोशिश की है। इसे एक स्पष्ट प्रारूप देने की कोशिश की गई है, तो फिर बुनियादी तौर पर समाज विशिष्ट की गतिशीलता अथवा नियंत्रणात्मक स्वरूप पर आधारित है। अपने संकुचित अर्थ में पाठ्यचर्या अध्ययन के क्रमिक विषयों का परिचायक है, परंतु व्यापक अर्थ में इसका तात्पर्य उन सभी अनुभवों से है जिन्हें बालक अपनी रुचियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न क्रियाओं के द्वारा कक्षा के अंदर अथवा कक्षा के बाहर हर समय प्राप्त करता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 ने इसके व्यापक रूप को लेते हुए कहा है, पाठ्यचर्या का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो पाठशालाओं में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं, बल्कि इसमें अनुभवों की संपूर्णता सम्मिलित होती है। इस प्रकार विद्यालय का समूचा जीवन पाठ्यचर्या है जो छात्रों के जीवन के सही पक्षों को प्रभावित करती हैं तथा उनके विकास में सहायता देती है। यानी इसमें वे सभी क्रियाएं शामिल हैं जिनका शिक्षा के उद्देश्यों को पाने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में इसे मानवीय ज्ञान तथा अनुभवों का सार माना गया है, या फिर सत्ता के हाथ में ऐसा साधन यानी हथियार जिससे भावी पीढ़ी को अपने अनुकूल ढाला जा सके। यह सच है कि प्रत्येक राष्ट्र, समाज या व्यक्ति की अपनी जरूरतें होती हैं जिन्हें पूरा करने का जिम्मा आज लगभग शिक्षा को सौंप दिया गया है, जिसे शिक्षा व्यवस्था अपनी औपचारिक प्रक्रिया से पूरा करने की कोशिश करती है। समाज अपनी भावी पीढ़ी के लिए शिक्षा उद्देश्यों को पहले से ही तय कर लेता है और फिर उसी के अनुसार ज्ञान का रूप तय करके पहले से निश्चित उद्देश्यों को पाने की कोशिश करता है। इसीलिए औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में पाठ्यचर्या की भूमिका की हमेशा से महत्व मिलता रहा है। इस समूची प्रक्रिया में एक बात तो साफ झलकती है कि पाठ्यचर्या अध्यापक और छात्र के बीच पढ़ने पढ़ाने या अनुभवों को पाने का एक सीधा रिश्ता कायम करती है। फिर जरूरत इस चीज की रहती है कि कौन इसे क्या किस प्रकार का आयाम देता है। आमतौर पर पाठ्यचर्या के माध्यम से बालक कुछ बौद्धिक विषयों को पढ़ता है, तरह तरह के कौशल सीखता है, अनेक प्रकार की स्कूली गतिविधियों में भाग लेता है, प्रयोगशाला में प्रयोग करता है और इन सब से कुछ अनुभवों को पाता है। इन बौद्धिक विषयों गतिविधियों के द्वारा उसे उसकी सामाजिक परंपरा का अंग बनाने की कोशिश करती रहती है, वह अपने समाज की मुख्य धारा से जुड़े सके। पाठ्यचर्या के विषयों आदि की सामग्री को तय करते समय व्यक्ति, समाज, राष्ट्र की जरूरतों, सिद्धांत, मूल्यांकन की प्रक्रिया आदि का ध्यान रखता है। इस तरह पाठ्यचर्या एक प्रकार से पर्यावरण के रूप में बच्चे की क्षमताओं आदि से अंत्यक्रिया करती है, लेकिन यह दुविधा है कि अंत्यक्रिया के रूप में प्रक्रिया का निर्धारण प्रौढ़ों के द्वारा होता है। असल में उन्हें अपने अनुकूल बनाने का शायद यही कारण है कि अनेक बार भीतर ही भीतर विरोध पैदा हो जाता है
और विद्रोह के स्वर भी तीखे हो जाते हैं। यहाँ यह भी जान लेना चाहिए कि विरोध या विद्रोह के तीखे स्वरों का बस यही कारण नहीं होता, बल्कि और भी कई कारण होते हैं। जैसा एक ही समय में कई विचारधाराएं कार्य करती हैं और जो विचारधारा सत्ता आदि किसी भी माध्यम से हावी हो जाती है वह पाठ्यचर्या का वही रूप देना चाहती है और फिर अन्य विचारधाराएं उसका डटकर विरोध करती हैं। किसी भी हमारे जैसे प्रजातांत्रिक देश में यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रकार से विरोध करना बौद्धिक विकास के लिए जरूरी सा भी मान लिया गया है, लेकिन यह भी सच है कि इससे पाठ्यचर्या के पूर्व निर्धारित लक्ष्य लगातार प्रभावित होते रहते हैं। इन प्रभावों को कई रूपों में देखा जा सकता है, जैसे 1. शिक्षा की प्रक्रिया की गति धीमी पड़ जाती है, या 2. बार बार उठने वाले विरोधों के कारण बिना परिणामों के उपाय धारा को मोड़ना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप लगाई गई पूंजी श्रम आदि भी बेकार हो जाते हैं, या 3. देश की युवा पीढ़ी असंतोष से घिरकर टूटने सी लगती है, जिसका सीधा असर देश की प्रगति की गति पर पड़ता है। 4. बार बार के विरोधों के कारण अधिकारी वर्ग भी स्थिति को फिर जैसी वैसी बनाए रखने की इच्छा से बदलाव से डरते हैं और इससे शिक्षा अगति का शिकार हो जाती है। इन जैसे और अनेकों कारण हैं। इससे यह बहुत साफ साफ उभरती है कि समाज के बदलाव की शक्तिशाली प्रक्रिया माने जाने वाली पाठ्यचर्या खुद अगति या यथास्थिति का दो तरह से शिकार हो जाती है। एक तो पाठ्यचर्या में बदलाव की गति वैसे ही बहुत धीमी होती है, क्योंकि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का कारक होने के साथ साथ नियंत्रण का भी कारण है। दूसरे अगर बदलाव हुआ भी तो उसका विरोध या विरोध का भय बदलाव को रोके रखता है। अगर हम अपनी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर एक नजर दौड़ाएं तो पाएंगे कि आजादी से पहले यानी अगस्त 15, 1947 और बाद में आज तक शिक्षा की पाठ्यचर्या में कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया है। कुछ नए नए विषयों का जुड़ना बदलाव की क्रांति का प्रतीक नहीं है। स्वतंत्रता पूर्व के शिक्षा संबंधी साहित्य में उल्लेखित शिक्षा के दर्शन मनोविज्ञान समस्याओं को कुछ इक्के दुक्के उदाहरणों को छोड़कर उसी प्रकार से लगभग उसी शैली व शब्दों में आसानी से देखा जा सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कोशिशें बिल्कुल नहीं हुई, कोशिशें हुई हैं, लेकिन लगभग कुछ निजी संस्थाओं द्वारा जो सरकारी मशीनरी की शिक्षा व्यवस्था के सामने बहुत दमखम से नहीं टिक पाती और गुमनामी की जिंदगी जीती हैं। कुछ अपने आसपास वालों को प्रभावित करके, अपने संयोजकों को प्रतिक्रियावादी की संज्ञा देकर इनकी पाठ्यचर्या लगभग अपनी जमीन से जुड़ी पाठ्यचर्या होती है, जिसमें कुछ अपनी छाप दिखाई देती है। ये एक आंदोलन के रूप में आती हैं, पर बहुत ज्यादा क्रांति किए बिना चलती रहती हैं। सरकारी कोशिशें भी कुछ दिखाई देती हैं, जैसे स्वतंत्रता से पहले गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की संकल्पना रविंद्रनाथ टैगोर की विश्व भारती जामिया मिलिया इस्लामिया लीग से हटी होकर भी आजादी के बाद ये तो समाप्त हो गई या सरकारी पाठ्यचर्याओं के आगे असहाय। स्वतंत्रता के बाद की कोशिशों में सरकारी स्तर पर कुछ ही समय पहले बिहार में चरवाहा विद्यालय की कल्पना की शुरुआत हुई, पर सरकार कोशिशों से बेदम होने लग गई। इसी तरह से कुछ और उदाहरणों पर भी सोचा जा सकता है। इन सभी से यह साफ होता है कि अगर शिक्षा व्यवस्था पाठ्यचर्या की गिरफ्त में है तो पाठ्यचर्या नौकरी की गिरफ्त में। अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं कि किसी भी पाठ्यचर्या में नए विषयों को तभी जगह मिलती है जब इस बात का पक्का निश्चय सा हो जाता है कि इससे पैदा हुए माल की खपत बाजार में हो जाएगी। इसके दो आयाम होते हैं, पहला मशीनों को चलाने के लिए कारीगर या फिर दूसरा मशीनों को ठीक करने वाले कारीगर। इसके अलावा शिक्षा की पाठ्यचर्या में नए विषयों का कोई और आयाम दिखाई नहीं देता, यानी पाठ्यचर्या का सीधा संबंध बाजार तंत्र से जुड़ गया है। यहाँ एक और पहलू भी है, वह है पाठ्यचर्याओं का दिन प्रतिदिन केंद्रीकरण होते जाना। यह भी दो दृष्टियों से है। एक, राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था की दृष्टि से यानी राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन के रूप में। दो, अंतर्राष्ट्रीय जरूरतों के संदर्भ में सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए ये दोनों दृष्टिकोण जरूरी हैं। पर जब तक इसे अपनी स्थानीयता से न जोड़ा जाए तो शायद पाठ्यचर्या का केंद्रीकरण भी बहुत सफल नहीं हो पाता, बल्कि नई तरह की समस्याएं आन खड़ी होती हैं। हमारे देश में अनेक राष्ट्रीय समस्याओं के संदर्भ में देखा जा सकता है। आखिरकार शिक्षा व्यवस्था को अपने आसपास की जमीन की सौंधी गंध से अलग नहीं किया जा सकता। पाठ्यचर्या की समस्या अभिमुखी होना भी जरूरी है, यानी पाठ्यचर्या का स्वरूप सिर्फ चाहिए से नहीं जुड़ा, बल्कि इसके दो और रूपों को भी देखना होगा। एक, जो इसका वर्तमान रूप है उससे क्या समस्याएं खड़ी हुई हैं, अतः उसका निदान क्या हो। दूसरा, सोचे गए उपायों से फिर क्या समस्याएं खड़ी होंगी, उसका उपाय भी फिर सोचकर चलना होगा। अगर इन्हीं या इन जैसे कुछ और बिंदुओं का ध्यान रखकर चला जाए कि शायद शिक्षा को वास्तविक रूप में चाहिए वाला रूप मिल सके, जिसमें शिक्षा के बुनियादी आधार दर्शन, समाज और मनोविज्ञान के सम्मिलित रूप का अपने युग की स्थितियों से तालमेल देखा जा सकेगा। ऐसा जरूरी भी है, क्योंकि शिक्षा को हम आमतौर पर बड़े ही सहज ढंग से बदलाव की प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन इसी तरह आमतौर पर इसका अर्थ एक ही दिशा में करते हैं कि शिक्षा परिस्थितियों को प्रभावित करके उसमें बदलाव लाती है। लेकिन यह पक्ष लगभग भूला सा ही रहता है कि यह उन बदली हुई परिस्थितियों में बदलाव की मांग करती है। जैसा कि ऊपर संकेत दिया जा चुका है कि दर्शन, समाज और मनोविज्ञान के सिद्धांत किसी भी शिक्षा व्यवस्था के बुनियादी आधार
माने जाते हैं, लेकिन इस रूप में शिक्षा को एक अनुप्रयोगात्मक शाखा या विषय के रूप में देखा गया है। लेकिन आज यह साफ साफ महसूस किया जा रहा है कि शिक्षा दर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षा समाजशास्त्र अपने आप में पूरी तरह से विकसित, पूरी तरह से स्वतंत्र विषय का रूप लेने लगे हैं। अतः पाठ्यचर्या के इन बुनियादी आधारों को भी इस रूप में देखकर अनुकूल सिद्धांतों के निर्माण की प्रतिक्रियाओं की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। यानी शिक्षा विचारकों ने जिस नए समाज के लिए शिक्षा की कल्पना की है, उसके अनुसार पाठ्यचर्या के बुनियादी आधारों के लिए नए आयामों की तलाश को तलाशना ही न होगा, बल्कि तराशना भी होगा। अगर हम पाठ्यचर्या को शिक्षा का आईना मानते हैं तो इसके धुंधलेपन को दूर करना ही होगा। पृष्ठ 70, अध्याय 9, शिक्षा स्नेह की अनुभूति है। जिद्दू कृष्णमूर्ति का शिक्षा दर्शन। जिद्दू कृष्णमूर्ति समकालीन शिक्षा विचारक हैं। उनके विचार में शिक्षा बचपन से ही जीवन की समूची प्रक्रिया को समझने में सहायता करने की प्रक्रिया है। यानी उनके लिए शिक्षा का अर्थ है समग्र जीवन का विकास, संपूर्णता, जीवन का समूचापन। उनका मानना है कि जीवन बड़ा अद्भुत है, वह असीम और अगाध है, यह अनंत रहस्यों के लिए हुए है। यह एक विशाल साम्राज्य है जहां हम मानव कर्म करते हैं, और यदि हम अपने आप को केवल आजीविका के लिए तैयार करते हैं तो हम जीवन का पूरा लक्ष्य ही खो देते हैं। कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने और रसायन शास्त्र अथवा अन्य किसी विषय में प्रवीणता प्राप्त कर लेने की अपेक्षा जीवन को समझना कहीं ज्यादा कठिन है, और शिक्षा का काम इसी कठिन जीवन को समझने से सहायता करना है, न कि कुछ परीक्षाओं को पास करके कोई व्यवसाय कर लेना। जे कृष्णमूर्ति के विभिन्न लेखों, साहित्य को पढ़ने के बाद यह बात बहुत ही साफ नजर आती है कि वे लगातार किसी अद्भुत तथ्य की खोज में हैं, जिसे वे पा तो लेना चाहते हैं पर समेट नहीं लेना चाहते, ताकि आगे पाने की जिज्ञासा बनी रहे, उत्कंठा जगी रहे। और वे अद्भुत वस्तु सचमुच अद्भुत है, अदृश्य, दुनिया की ठोस वस्तुओं से ऊपर, कहीं बहुत ऊपर, और इसी में उनकी शिक्षा का लक्ष्य छिपा हुआ है। शिक्षा निरंतर जिज्ञासा जगाए रखने का पर्याय है, कुछ असीम नया पाने की लगातार चलने वाली प्रक्रिया, बस एक उत्कंठा, अदृश्य को पाने की कोशिश, वह भी अपने द्वारा ही खुद कुछ नवीन पाने की असीम लालसा। यही सीखना है, अपने महीन नजर द्वारा। यही कारण है कि वे अध्यापक की भूमिका तो बस इस महीन नजर को बनाने की प्रक्रिया में सहायता करने के रूप में देखते हैं। छात्रों से बातचीत करते हुए वे साफ साफ कहते हैं, यह जीवन आपका है, कोई भी पुस्तक, कोई भी गुरु या अन्य कोई भी आपको सिखाने नहीं जा रहा। आपको स्वयं अपने से अर्जित करना है, ना कि पुस्तकों से। अपने विषय में सीखने के लिए बहुत पढ़ा है, वह एक अंतहीन वस्तु है, वह एक मोहक वस्तु है, और जब आप अपने से सीखते हैं तो उस सीखने में प्रज्ञा आती है, और यदि आप अपने विषय में सीखते हैं तो आप सदा नवीन रहेंगे। इसीलिए उनकी नजर में वह शिक्षा व्यर्थ है, बेकार है, जो इस विशाल और फैले हुए जीवन को, इसके समस्त रहस्यों को, इसके अद्भुत सौंदर्य को, इसके दुखों और हर्ष को समझने में सहायता न करें। भले ही कोई ढेरों उपाधियों अर्जित कर ले, अगर उसने जीवन के रहस्यों को पाने की कोशिश नहीं की तो मानो उसने शिक्षा द्वारा अभी कुछ नहीं पाया। शिक्षा का अर्थ है समूचे जीवन को समझना, प्रेम। अतः जय कृष्णमूर्ति के विचार में शिक्षा का लक्ष्य जीवन को समझना, जीवन के रहस्यों को खोजने में लगातार लगे रहना। दुनियावी उपलब्धियों तो बस साधन हो सकती हैं, लक्ष्य नहीं। वे बार बार इनसे बहुत दूर रहने की चेतावनी भी देते हैं। वे कहते हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, दुर्भाग्य से सुनने का, देखने का यह बोध समाप्त हो जाता है, क्योंकि आपकी चिंताएं होती हैं। आप और अधिक धन, एक बढ़िया कार, अधिक या कम संतान चाहने लगते हैं। आप ईर्ष्यालु, महत्वाकांक्षी, लालची तथा द्वेषपूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार आप पृथ्वी के सौंदर्य को खो देते हैं। इस प्रकार जय कृष्णमूर्ति की शिक्षा उन सभी चीजों को तिलांजलि दे देना चाहती है जिससे समाज में ईर्ष्या, द्वेष, टूटन फैले आदि, एकता की जगह विघटन जन्म ले। इसलिए उनके शिक्षा दर्शन का संदेश है प्रेम, स्नेह, मधुरता। वे कहते हैं, शिक्षा का अर्थ सिर्फ विभिन्न शैक्षिक विषयों का शिक्षण नहीं है, बल्कि विद्यार्थी में समग्र उत्तरदायित्व का विकास है। समग्र उत्तरदायित्व जो कि प्रेम है, वही केवल समाज की मौजूदा स्थिति को बुनियादी रूप में बदल सकता है। बच्चों से बातचीत करते हुए उनकी यह पीड़ा बहुत ही साफ साफ झलकती है। आप जानते हैं कि विश्व में क्या हो रहा है। आप सामयिक घटनाओं का अध्ययन कर रहे होंगे। युद्ध हो रहे हैं, विद्रोह हो रहे हैं, राष्ट्रों के बीच फूट पड़ रही है। इस देश में भी फूट है, विभाजन है, लोगों की संख्या बढ़ रही है, निर्धनता है, गंदगी है, और उसके साथ ही बड़ी क्रूरता। कृष्णमूर्ति जी के विचार में अगर मनुष्य समाज का अंग है तो उसे समाज के दूसरे सदस्यों के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। वे इस बात से परेशान है कि मनुष्य जब तक स्वयं पूर्णतः सुरक्षित है तब तक इसकी परवाह नहीं करता कि दूसरे को क्या कष्ट हो रहा है, और वे इस बात के सख्त विरोधी हैं कि बच्चों को इस विघटन वाली संस्कृति के अनुकूल बनने की शिक्षा दी जाए। इसलिए वे प्रश्न करते हैं कि क्या यह ठीक है? क्या शिक्षा इसी के लिए है कि बच्चे स्वेच्छा से या बिना स्वेच्छा के इस विक्षिप्त संस्वना के
जिस समाज कहा जाता है अनुरूप बने। वे इस बात से भी दुखी हैं कि धर्म भी इन विघटन की प्रवृत्तियों से बचा हुआ है या नहीं। यहाँ भी मनुष्य विघटित हो रहा है। वे बच्चों को इस विघटन की प्रवृत्ति से बचाने की तो सोचते ही हैं, साथ ही उनमें विश्वास भी व्यक्त करते हैं कि आप अभी तरुण हैं, निर्मल हैं, अबोध हैं, तो क्या आप पृथ्वी की सौंदर्य को देख सकते हैं, स्नेह के गुण को प्राप्त कर सकते हैं, और क्या आप उसे सुरक्षित बनाए रख सकते हैं। इसलिए शिक्षा का लक्ष्य समाज को बदलना है, और उन्हें विश्वास है कि बच्चे ही इसे बखूबी कर सकते हैं। आपको समाज को बदलना है, पर शर्त भी है, लोगों की हत्या करके नहीं। यानी कृष्णमूर्ति जी की शिक्षा अहिंसक क्रांति की प्रक्रिया है, शांति की प्रक्रिया है, बदलाव की प्रक्रिया है, बिना किसी खून खराबे के प्रेम की प्रक्रिया है। केवल शारीरिक खून खराबा ही नहीं, मनोवैज्ञानिक भी। शिक्षक का काम भय से मुक्ति दिलाना है। क्या शिक्षक विद्यार्थी की सहायता कर सकता है ताकि वह कभी भी मनोवैज्ञानिक रूप से घायल ना हो, न केवल जब वह स्कूल का अंग है बल्कि अपने जीवन भर। यानी जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षक यदि चाहे तो बच्चों को जीवन भर दुखी होने के दुख से बचा सकता है। शिक्षक अपने भीतर एक असीम ताकत रखता है। जरूरत उस ताकत को पहचानने की है, अपने को पहचानने की है। और यहाँ असली आत्मज्ञान है, जिसके अभाव में जो कुछ सोचा जाता है वह सत्य नहीं है। आत्मज्ञान का रास्ता क्या जानने की अपेक्षा कैसे जाना जाता है का रास्ता है। इस बात को समझने व जानने में ही अध्यापक की असीम ताकत है, क्योंकि इसमें विश्वास रखने वाला अध्यापक बच्चों को भी क्या जानना है कि स्थान पर कैसे जाना जाए का पाठ पढ़ाता है। इसी से बच्चे लगातार जानने की प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं। यह उनका आनंद भरा रास्ता है, क्योंकि आत्मज्ञान से बच्चों में आत्मविश्वास जागता है और वे भयमुक्त हो जाते हैं। भय से मुक्त होना सीखने के रास्ते की एक जरूरत शर्त है। कृष्णमूर्ति जी इस बड़े ही साफ शब्दों में स्वीकार करते हैं। मैं चाहता हूं कि बालक सीखें, क्योंकि सीखना जीवन का अंग है और बालक तभी सीख सकता है जब भय ना हो। मुझे इस प्रकार बालक को सिखाना चाहिए कि वह बिना भय से सीखे। दूसरी बात यह है कि आत्मज्ञान से ही बच्चों में ज्ञान की प्रक्रिया में सार्थक हस्तक्षेप करने की ताकत भी जागती है, और इस ताकत का जगना ही शिक्षा का लक्ष्य है, बिना किसी पूर्वाग्रह के जिज्ञासा की उत्पत्ति। सीखना यानी स्वतंत्रता पूर्वक अवलोकन करना। कृष्णमूर्ति जी सीखने की प्रक्रिया में किसी प्रकार के दबावों, पूर्वाग्रहों आदि की दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करते। उनका मानना है कि जब तक व्यक्ति का मस्तिष्क पूर्व विचारों से भरा रहेगा तब तक सीखने की प्रक्रिया भी चालू नहीं हो सकती। सीखने का अर्थ विचार करना है। इसे वे अवलोकन नाम से भी पुकारते हैं। सीखने से जुड़े उनके कुछ विचार इस प्रकार से हैं। जीवन की समस्त गतिविधि सीखने की प्रक्रिया है। ऐसा कोई भी समय नहीं है जब सीखना ना हो रहा हो। प्रत्येक क्रिया सीखने की गतिविधि है और प्रत्येक संबंध सीखने का नाम है। ज्ञान का संग्रह जिसे सीखना कहा जाता है और जिसके हम इतने अभ्यस्त हैं, एक सीमा तक ही आवश्यक है, लेकिन वह सीमा हमें स्वयं को समझने से रोकती है। ज्ञान को करीब करीब मापा जा सकता है, किंतु सीखने की क्रिया में कोई माप संभव नहीं है। स्कूल अवकाश की एक जगह है। जब आप अवकाश की अवस्था में होते हैं तभी आप सीख सकते हैं, अर्थात जब किसी प्रकार का दबाव ना हो तभी सीखना घटित हो सकता है। सीखने का अर्थ है शुद्ध अवलोकन, न केवल अपने बाहर की चीजों का बल्कि अपने भीतर जो घट रहा है उसका भी, बिना अवलोकन कर्ता के। यानी सीखना आत्मचिंतन, मनन, विचार, मंथन का पर्याय है, लेकिन बिना किसी के भीतर पूर्वाग्रह के, क्योंकि सीखने का संबंध सीधे तौर पर स्वतंत्रता से है। जब तक व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता तब तक वह निष्पक्ष जांच नहीं कर सकता। अतः सीखने की सबसे पहली शर्त है प्रतिबद्धता, अनुकूलन से मुक्त होना। यदि हम पहले कुछ विचारों आदि से जकड़े हुए हैं तो प्रश्न है कि फिर क्या खोज रहे हैं, हम फिर किस चीज का अन्वेषण कर रहे हैं। एक डर जाने अनजाने में समाया होता है कि जो कुछ सीखा जा रहा है वह मन में पहले से ही विद्यमान प्रतिमान के अनुकूल है या नहीं, तो फिर नया क्या है। फिर ज्ञान की तो कसौटी ही नयापन है और मौलिकता नएपन में ही समाहित होती है। कृष्णमूर्ति जी की स्वतंत्रता के संदर्भ में एक लेख में नंदकिशोर आचार्य जी का कहना है कि यदि हमारी शिक्षा अपनी प्रक्रिया में स्वतंत्रता के अनुभव को खंडित करने वाली होगी तो उससे स्वतंत्र व्यक्ति का विकास संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए गहनतम तकनीकी प्रशिक्षण और अध्यापन की वैज्ञानिक विधियों से अधिक आवश्यक है शिक्षण प्रक्रिया में उस स्वातंत्र्य के बोध का समावेश जो प्रत्येक व्यक्ति और जीवन की समग्रता के बोध की अनिवार्य परिस्थिति है। अनुशासन और व्यवस्था। शिक्षा के संदर्भ में इस स्वतंत्रता से जुड़ी हुई एक दूसरी संकल्पना अनुशासन के बारे में कृष्णमूर्ति जी का मानना है कि स्वतंत्रता की व्यवस्था के बिना अस्तित्व नहीं है, वे दोनों साथ साथ चलती हैं। इसके पीछे मुख्य कारण इस बात को ध्यान में रखने का है कि दूसरे लोग क्या चाहते हैं। उनका मानना है कि दूसरों की सुविधा को ध्यान में रखने से विचारशीलता तथा अवलोकनशीलता में से बाहरी और आंतरिक दोनों व्यवस्थाओं का निर्माण होता है और इस व्यवस्था से स्वतंत्रता उदित होती है। अनुशासन का बाहरी दबाव तो व्यक्ति को कुंठित बना देता है और इससे नकल की या अनुकरण की प्रवृत्ति का विकास होता है, जिससे फिर तीव्रता, आगे बढ़ने की क्षमताओं आदि का नाश हो जाता है। लेकिन जे कृष्णमूर्ति अनुशासन की जगह व्यवस्था शब्द का प्रयोग करते हैं। वे कहते हैं कि मैं अनुशासन शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि आज अनुशासन का अर्थ सिर्फ बाहरी दबाव तक सिमट कर रह गया है।
जबकि व्यवस्था तब तक नहीं हो सकती जब तक भीतरी समूची प्रक्रिया लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां न बनाए। इस प्रकार से व्यवस्था अंतः प्रेरणा का परिणाम है और सीखने की प्रक्रिया इसी भीतरी क्रियाशीलता पर निर्भर है। अतः बाहरी अनुशासन रूपी नियंत्रण की जगह भीतरी जिज्ञासा आदि रूपी प्रेरणा ही बच्चों को सीखने का आनंद दे सकती है, आत्मज्ञान के लिए प्रेरित कर सकती है। बच्चों को बाहरी प्रशिक्षण की जगह भीतरी अवलोकन, विशुद्ध अवलोकन करना सीखना चाहिए और फिर वे ये ना सीखें कि किसका अवलोकन करें, बल्कि यह कि अवलोकन कैसे किया जाए। मूल्य व्यवस्था। कृष्णमूर्ति जी के शिक्षा विचारों का एक महत्वपूर्ण पहलू मूल्य व्यवस्था है। हालांकि कृष्णमूर्ति जी किसी प्रकार की प्रतिबद्धता का विरोध करते हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में वे चर्चा के दौरान उनके दर्शन की मूल्य व्यवस्था भी उभरती है, जिसके प्रमुख तत्वों का इस प्रकार देखा जा सकता है। आग्रहों से मुक्ति, भय से मुक्ति, स्वतंत्रता पूर्वक चिंतन, निरंतर खोज व गतिविधि, प्रेम समग्रता, नीत नूतनपन की चाह, संचयी प्रवृत्ति का विरोध, दूरदृष्टि, हिंसा लोभ आदि से मुक्त समाज और प्रकृति का अवलोकन। कैसेट नंबर 2 साइड बी, पृष्ठ 59 से 74 तक समाप्त।